हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बच्चों ये चैप्टर 11 है, क्लास 11th का। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ट्रांसपिरेशन कंप्लीट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप उस वीडियो को देख लो। उसके अलावा हमारे इस चैप्टर के और वीडियो भी आ गए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख लो। आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बच्चों हमने अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट वाटर पढ़ लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे वाटर सॉइल में प्रेजेंट था तो रूट हेयर्स ने अब्जॉर्ब किया, फिर जाइलम तक उसको पहुंचा दिया, फिर जाइलम ने उसका अपवार्ड मूवमेंट करवाया, और यहाँ पे अपवार्ड मूवमेंट होने के लिए बच्चों ट्रांसमिशन पुल जो है मेन फोर्स काम करता है। उसके बाद में फिर लीफ में जब पहुंचा तो वहाँ से ट्रांसमिशन हुआ, और ट्रांसमिशन होने के बाद में बच्चों आपको पता है कि ट्रांसमिशन पुल एक तरह का फोर्स जनरेट और इसकी वजह से पानी का अपवार्ड मूवमेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन और मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, तो इसलिए प्लांट जो है जो कार्बन और ऑक्सीजन होती है CO2 की, उसको वो एयर से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से दो एलिमेंट्स उसको कार्बन और ऑक्सीजन जो है एयर से मिल गए हैं। अब सारे एलिमेंट्स तो नहीं मिले, तो बाकी एलिमेंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। तो नाउ हाउएवर द रेयर रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। जो वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होंगे बच्चों, उसी से जो है रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट होगी, फुलफिल होगी प्लांट्स की, तो इसलिए उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अपटेक ऑफ मिनरल आयन। फर्स्ट इज अपटेक ऑफ मिनरल आयन। फर्स्ट जैसे अनलाइक वाटर, आपको पता है कि बच्चों देखो वाटर का जो अपटेक था, एब्जॉर्प्शन था रूट हेयर्स के द्वारा, वो कैसा था बच्चों, पैसिव था। कैसा था, पैसिव, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि बाहर का जो है वाटर जो था उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था, अंदर रूट के कम था, तो इसलिए वाटर के जो मूवमेंट हुआ वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर कहीं हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, वो था पैसिव। ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या है कि अनलाइक वाटर, वाटर की तरह नहीं है बच्चों, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट्स के द्वारा मिनरल्स का पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, सारे मिनरल्स का, सारे में कुछ का हो सकता है। किन का होगा, जो वाटर में डिजोल्व होके जाएंगे वो तो पैसिवली चले जाएंगे बच्चों, मगर सारे मिनरल्स पैसिव एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। कुछ कैसे होंगे बच्चों, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, जिसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस, इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कौन से बच्चों, देखो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स, और आयंस किस फॉर्म में थे, चार्ज पार्टिकल एंड आयन विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली मेम्ब्रेन उसको क्रॉस नहीं करने देगी। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, जिस भी आयन के लिए वहाँ पे प्रोटीन होगा वो उसी को अलाउ करेगा, दूसरे को अलाउ नहीं करेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। जनरली क्या होता है, जो रूट में है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बच्चों, देखो समझो, जो सोयल रूट के कांटेक्ट में थी वहाँ से आयंस का मूवमेंट हुआ रूट के अंदर, तो अब क्या होगा, जो उसके पास वाली सोयल है उसमें तो मिनरल कम हो गए, अंदर मिनरल चले जाने के बाद में मिनरल अंदर ज़्यादा हो गए रूट हेयर के, तो इसलिए अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन रूट हेयर के अंदर ज़्यादा है, और जिससे कॉन्टैक्ट में सोयल है वहाँ पे कम है। तो इसलिए अगर वहाँ पे दूर से मिनरल उसके जो है ट्रांसपोर्ट होकर के आएंगे, सोयल में मूव करते हुए आएंगे, तो बच्चों देखो उनको टाइम लगता है, वो स्लोली आते हैं। तो इसलिए अब क्या होगा बच्चों, फिर भी अंदर कंसंट्रेशन जो होगी आयंस की वो ज़्यादा रहेगी और बाहर कम रहेगी। इसलिए जब आयंस का मूवमेंट फिर भी होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो बच्चों क्या होगा कि बाहर सोइल में लो कंसंट्रेशन है और अंदर हाई कंसंट्रेशन है। इसका मतलब उसका अपटेक, जो आयंस का अपटेक होगा बच्चों कैसा होगा, वो एक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंदर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है आयंस की और बाहर कम है, तो इसलिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है। जब भी ऐसा होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आयंस का कैसा हो रहा है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो ये होने के बाद में आपको पता लगेगा कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। देयरफॉर द मोस्ट मिनरल मस्ट एंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल में। ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा वो, यहाँ पे पहुँच जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल। एंड दिस नीड्स एनर्जी, इसको क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए ही। ठीक है,
द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो एक्टिव अपटेक हो रहा है बच्चों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट्स, किसके लिए है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि जैसे देखो बच्चों यहाँ पे आयंस आ गए, आयंस आने के साथ में साइटोप्लाज्म जो है एपिडर्मल सेल का, वहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि सोलिड बढ़ रहा है, सोलिड बढ़ने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब देखो सोइल में पानी ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ पे आयंस कम है और पानी ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है बच्चों, तो अंदर वाटर पोटेंशियल जो साइटोप्लाज्म एपिडर्मल सेल है वहाँ पे कम है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, पानी अपने हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो बच्चों ये वाटर जो है अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा एपिडर्मल सेल के, किस प्रोसेस के द्वारा बच्चों, ऑस्मोसिस के द्वारा। क्या होता है वाटर के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। तो अब इसके बाद में वाटर का भी साथ में ट्रांसपोर्ट होगा ऑस्मोसिस के द्वारा। तो इसके पहले आयंस का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का। देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाई ऑस्मोसिस, इसलिए वहाँ पे वाटर का जो है अपटेक होगा ऑस्मोसिस के द्वारा। सम आयंस आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल्स पैसिवली, कुछ आयंस जो है पैसिवली मूव करते हैं। क्यों मूव करेंगे पैसिवली, कि जब ये पानी आया ना बच्चों अब दोबारा इसके बाद में जब पानी आया तो इस पानी में तो डिजोल्व होंगे कुछ आयंस, तो वो इसके साथ में आएंगे तो वो पैसिवली मूव करेंगे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ आयंस जो है बच्चों वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से अपटेक होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसके नेक्स्ट लेयर जो बच्चों वहाँ पे कॉर्टेक्स है, इसके इनर साइड में एपिडर्मिस की, तो वहाँ पे जाएंगे आयंस और वाटर दोनों ही पहुँचेंगे। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस आएगी, थर्ड लेयर जो है बच्चों। एंडोडर्मिस में आपको पता है कि यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप बनती है। कैस्पियन स्ट्रिप क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है और ये लेयर जो होती है इसके कारण यहाँ पे इम्परमेबल हो जाती है, और ये इम्परमेबल बनेगी तो ये अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पे केवल कुछ सेल होती हैं एंडोडर्मिस में जो कि अलाउ करती हैं आगे मूवमेंट को, वाटर और आयंस के मूवमेंट को। उसको बोलते हैं बच्चों पैसेज सेल। उसको क्या बोलते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं। तो इसलिए एंडोडर्मिस में कैस्पियन स्ट्रिप होती है, मगर फिर भी आयंस और वाटर आगे मूव कर पाते हैं क्योंकि पैसेज सेल जो कि परमिएबल होती हैं वो इसको अलाउ करती हैं आगे जाने के लिए। फिर आगे जाएगा बच्चों, इससे आगे इनर साइड में पेरिसाइकिल, और फाइनली कहाँ पहुँचेंगे, आयंस और वाटर जाइलम के पास में, और फिर इनका अपवर्ड मूवमेंट होगा। और फिर ये जो एल पार्ट्स में जो प्लांट के पार्ट हैं वहाँ पे ये पहुँच जाएंगे। ये बात समझ ली, ठीक है। अब आगे देखो, आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल बाई बोथ पैसिव एंड एक्टिव। आपको ये पता लग गया कि दोनों तरह से आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, पैसिव जो वाटर के साथ आएगा उसके लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन्स और रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस। आपको पता लग गया कि कुछ जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों तो वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स के कौन से, पंप प्रोटीन्स जिन्हें कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो पंप प्रोटीन्स यहाँ पे काम करेंगे और आयंस को वो एक्टिवली पंप करेंगे इनसाइड में, ठीक है, फ्रॉम द सोइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल। तो इसलिए उनका काम क्या होगा, वो एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में आयंस को एक्टिवली पंप करेंगे। तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब भी आपको पता है कि जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो तो कौन से प्रोटीन काम में आते हैं, पंप प्रोटीन्स, जिनको एनर्जी की हेल्प होती है। बिना एनर्जी के पंप प्रोटीन काम नहीं करते, तो एटीपी की एनर्जी की यूज़ करते हुए वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का। लाइक ऑल सेल, जैसे कि और सेल्स में होता है, दी एंडोडर्मल सेल्स हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो यहाँ पे भी एंडोडर्मल सेल में भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे एम्बेडेड मिलेंगे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड दे लेट सम सॉलिड्स क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स, और कुछ को अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वो सिलेक्ट करेंगे मतलब किसको आगे जाना है आयंस को, किसको नहीं जाना है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में जाना। तो ये सब काम कौन करेगा बच्चों, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे जो प्रोटीन्स होंगे वो वहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे वो चेक करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पे सही एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम। और यहाँ पे वो क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल मतलब चेकिंग पॉइंट। चेकिंग पॉइंट कैसे बच्चे, जैसे एक शहर है, एक शहर के आसपास देखो आप, चारों तरफ से हाईवे आ रहे हैं मान लो, ठीक है, 4 हाईवे आ रहे हैं 4 दिशाओं से, और उसमें जैसे इस शहर के पास आते हैं ना बच्चों, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे एक बैरिकेड लगा देते हैं पुलिस वाले। क्यों लगाते हैं कि एक तो बेनिफिट क्या होगा, चेकिंग करने में आसानी होगी, क्या होगा, आसानी होगी, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दूसरा, एकदम से शहर में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा,
तो इसलिए उसका अंदर जाने के बाद में बच्चों जो है ट्रैफिक का कंट्रोल आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। एक तो क्या होगा, स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, मतलब जो फ्लो है ट्रैफिक का वो कंट्रोल हो गया। दूसरा, चेकिंग करना आसान हो जाएगा कि देखना कोई गलत एलिमेंट तो नहीं आ रहा। तो इसलिए सेम उसी तरीके से बच्चा सोच के देखो, जो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स में जो आयंस और वाटर आ गया था, अब उसको चेक करने का काम कौन करेगा, एंडोडर्मिस। वो बैरिकेड लगा करके वो पुलिस का काम कौन कर रही है बच्चों, एंडोडर्मल की सेल्स कर रही हैं। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो कर रहे हैं। तो उनमें मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स लगे हैं वो चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, किस टाइप का एलिमेंट आ रहा है, किस टाइप का आयन आ रहा है, ठीक है। तो और उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो बच्चों ये काम कौन करेगा, एंडोडर्मिस के वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है स्मेल मेम्ब्रेन में वो करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने बच्चों इस चीज़ को समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है सर्कल की फॉर्म में। मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया, अगर आप काटोगे ना स्टेम को तो आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखेगा, मान लो देख, ठीक है। तो रूट का ही काट लिया हमने, रूट में कैसे दिखेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको पता है कि एपिडर्मिस है, तो यहाँ पे आयंस भी आएंगे और यहाँ मिनरल्स भी जितने हैं वो एंटर करेंगे और साथ में वाटर होगा। फिर उसके साथ में बच्चों देखो नेक्स्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स है। सेकंड लेयर कौन सी है, इसके इनर साइड में कॉर्टेक्स है। तो ये कॉर्टेक्स में एंटर करेंगे। कॉर्टेक्स में लूजली बाउंड स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है बच्चों, तो इसलिए इसमें काफ़ी स्पेस दिखाया मैंने। फिर उसके इनर साइड में बच्चों देखो यहाँ पे जो है एंडोडर्मिस है। क्या है बच्चों, एंडोडर्मिस। थर्ड लेयर क्या है इसके इनर साइड में, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स बनाई हैं जो कि परमिएबल हैं, जहाँ से पास हो रहा है। कुछ सेल्स कैसी हैं, जैसे कि ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। तो ये पैसिव सेल्स हैं जहाँ से वो पास कर पा रहा है। और बाकी सेल्स कैसे होगी, इम्परमिएबल। क्यों होगी, क्योंकि बच्चों वहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप बन गई है, वहाँ पे सुपेरिन का डिपोजिशन हो गया है। तो उसकी वजह से बच्चों आगे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो केवल पैसिव सेल से ही होगा। और इसलिए यहाँ पे चेक करेंगी, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे ना इस मेम्ब्रेन में, तो वो चेक करेंगी किस कौन सा यहाँ पे आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। तो ये कंट्रोल पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चों, याद रखना, एंडोडर्मल सेल के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ही वहाँ पे चेक पॉइंट्स बनते हैं और कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे जो जाएगा बच्चों देखो, वो यहाँ पे केवल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिट तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बाहर वाला इतना कंटेंट है कि उसका लोड इतना ज़्यादा कि जो अंदर जा रहा है वो बाहर आने का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर वो कहाँ फोर्स हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा उसका फॉरवर्ड मूवमेंट कहाँ होगा बच्चों, पेरिसाइकिल में जाने के लिए। और पेरिसाइकिल में जब पहुँचेगा तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि वहाँ से आने वाले जो कंटेंट है, जो आयंस है, जो वाटर हैं, तो वो फाइनली मजबूर हो जाएंगे कहाँ पे जाने के लिए बच्चों, वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। और यहाँ पे मेनली जो ट्रांसपोर्ट इनका जाइलम करता है, तो जाइलम में ये मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या यहाँ जो पेरिसाइकिल में आयंस और वाटर आए क्या वो वापस आ सकते हैं क्या, जिस रास्ते से एंडोडर्मिस को क्रॉस किया, नहीं जा पाएंगे बच्चों। देखो वहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट का इतना प्रेशर होगा कि आउटवर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि बाकी सेल्स इम्परमिएबल बन गई है, कुछ ही सेल तो परमिएबल हैं। तो उनमें इनवर्ड मूवमेंट करने का ही प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वहाँ से आउटवर्ड मूवमेंट होने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों वो फोर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फोर्स आगे जाने के लिए, पेरिसाइकिल में जाने के लिए, पेरिसाइकिल से जाइलम में, और फाइनली उनको ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर कोई एलिमेंट या कोई जैसे वाटर है, तो अगर वो लॉस हो सकता है प्लांट से, कब तक लॉस हो सकता है बच्चों, एपिडर्मिस का पार्ट होगा तब भी लॉस हो सकता है, कॉर्टेक्स का पार्ट होगा तब भी लॉस हो सकता है। मगर एंडोडर्मिस जैसे ही क्रॉस करेगा कोई भी मिनरल या वाटर, एक तो वो चेक होकर गुजरेगा वहाँ से, और चेक होने के बाद में फिर वो वहाँ से लूज़ होने का चांस नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर तो वो प्लांट बॉडी का पार्ट बन ही जाएगा और जाइलम के द्वारा उसका पार्ट मूवमेंट होगा ही होगा। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, नोट दैट, आपको नोट करना है, क्या नोट करना है, that the root endodermis because of the layer of suberin has the ability to actively transport ions in the one direction only। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल बोल दी है कि जो एंडोडर्मिस की सुबेरिन डिपोजिट होने के कारण जो पैसेज सेल है उससे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों वो यूनिडायरेक्शनल, वहाँ से वापस जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से जितनी पैसेज सेल होंगे एंडोडर्मिस से, वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसे होगा बच्चों, यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, वो इनवर्ड ही होगा, आउटवर्ड नहीं होगा वहाँ से। तो ये बात क्लियर हो गई है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं बच्चों, ये तो था अपटेक ऑफ मिनरल आयन के बारे में। अब देखो ट्रांसलोकेशन, उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, जो मिनरल्स प्लांट बॉडी का पार्ट बन गए वो कैसे मूव करते हैं बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ आफ्टर द नेक्स्ट जो है ट्रांसलोकेशन मिनरल आयंस, इसमें क्या लिखा है, नाउ देखो, आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम थ्रू द एक्टिव और पैसिव अपटेक। आपको पता किया तो पैसिव अपटेक होगा, पैसिव अपटेक मतलब वाटर के साथ में, जबकि मेजोरिटी का जो अपटेक आयंस का वो कैसा होता है बच्चों, एक्टिव होता है। तो वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एक कम्बिनेशन ऑफ टू, ये दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों कम्बिनेशन से वहाँ पे पहुँचा हो कोई एलिमेंट,
their further transport of the stem to all parts of the plant, their further transport the stem up to the all parts of the plant through the transpiration stream। आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से तो वाटर का मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू, तो उसी ट्रांसपिरेशन जो पुल है वही काम करेगा मिनरल्स के भी अपटेक करने के लिए। लेकिन जाइलम में पहुंचने के बाद तो अब वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे मिनरल्स, और फिर उनका भी जो अपटेक होगा ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही होगा, तो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का वो पार्ट बन जाएंगे, और फिर वो ऊपर जा करके वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में वाटर तो लॉस हो जाएगा और मिनरल्स जो है वो पहुँच जाएंगे, और फिर मिनरल का जो है प्लांट यूज़ कर लेंगे ग्रोथ के लिए, या फिर फोटोसिंथेसिस में जितना यूज़ करना होगा वो यूज़ कर लेंगे, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए जितना करना होगा। तो ये इनका जो है अपटेक है, जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आप समझ गए हो कि अपटेक के बाद में अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, वो ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा ही होता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान से देखो, द चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल एलिमेंट्स कौन से होंगे, आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। देखो सिंक मतलब समझते हो कि जहाँ पे वो चीज़ जहाँ यूज़ हो रही है, तो उसके लिए जितने भी मिनरल आयंस हैं एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनके लिए जो यूज़ होंगे वो कहाँ यूज़ होंगे, जैसे ग्रोइंग पार्ट होगा तो वही तो यूज़ करेगा। ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज कौन से होंगे, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होते हैं बच्चों, जो कि डिवाइडिंग सेल होती हैं, जहाँ पे डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन चल रहा होता है, तो उन रीजन को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम, जो रूट के टिप शूट के टिप पे मिलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ होंगे, एपिकल या फिर लेटरल मेरिस्टेम जो होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो है एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, तो वहाँ पे यूज़ होंगे सबसे ज़्यादा। आपको पता है ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग पार्ट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, और एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहाँ से ज़्यादा है, तो इसलिए एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा वहीं पहुँचेंगे, वहीं तक उनका ट्रांसपोर्ट होगा। यंग लीव्स है कोई, ठीक है, अभी मैच्योर नहीं हो पाई तो उसकी अभी ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ के लिए उसको चाहिए न्यूट्रिशन का पार्ट जो है एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए यंग लीव्स में भी उसको जो है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा। डेवलपिंग फ्लावर है तो अभी ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट होनी तो उसके लिए भी उसको चाहिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तो न्यूट्रिशन में एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ग्रोथ होने के लिए तो एलिमेंट्स जाएंगे वहाँ तक भी। फ्रूट्स, डेवलपिंग फ्रूट या सीड्स होंगे तो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए भी बच्चों वहाँ पे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मिनरल एलिमेंट्स वहाँ तक भी ट्रांसपोर्ट होंगे। और स्टोरेज ऑर्गन, जहाँ पे स्टोर करना है ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो वो उसके लिए कुछ अमाउंट स्टोर करके भी रख लें, तो स्टोरेज ऑर्गन जैसे जो भी होंगे प्लांट बॉडी में वहाँ तक भी मिनरल आयंस एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर्स कहाँ पे होगा, आयंस अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दिस सेल। ठीक है, समझ गए आपकी जो वेंस हैं, वेंस जो यहाँ तक जा रही हैं एंड तक, वहाँ तक वो उसको जो है ट्रांसपोर्ट करके आएंगी, और फिर क्या होगा फाइनली क्या होगा, उसका एक्टिव अपटेक होगा। तो अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर्स एट फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन तक चलते हुए जाएगा, बट बाद में क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों होगा बच्चों, कि वहाँ पे अगर आयंस प्रेजेंट होंगे, फिर वहाँ पे जहाँ से आयन ले रहे हैं वो वेन के एंड से, वहाँ पे आयंस अगर कम है तो वहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्टिव अपटेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी फिर उनको। ठीक है, मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओल्डर एंड सेनिसिंग पार्ट। कैसे, सेनिसिंग पार्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सेनिसेंस प्रोसेस होती है, मतलब एजिंग प्रोसेस, नेचुरल एजिंग जो हो रही होती है उसको सेनिसेंस बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है। और सेनिसिंग पार्ट मतलब जो ओल्ड हो रहा है, जो पुराना हो रहा है बच्चों, अब धीरे धीरे करके मेच्योर जो बना था अब धीरे धीरे ओल्ड हो रहा है, तो वहाँ से क्या होगा, रीमोबिलाइज, कुछ एलिमेंट्स होते हैं बच्चों विद इन द प्लांट बॉडी भी रीमोबिलाइज होते हैं, क्योंकि जिससे जो प्लांट पार्ट बच्चों अभी डाई करने वाला है उसका, जिसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है लाइफ, तो इसलिए वो पार्ट अगर डाई करेगा उससे पहले क्या करेगा, वो अपना जो जितने भी बायोमोलिक्यूल होंगे ना वहाँ पे, तो उनको ब्रेक करके उसमें से एलिमेंट्स निकाल देगा, और उन एलिमेंट्स को जो मेनली ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट के बच्चों वहाँ तक रीमोबिलाइज कर देगा। रीमोबिलाइज क्योंकि देखो मोबिलाइज पहली बार होता है, मोबिलाइज जब वो अपटेक हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वो उस जो वहाँ पे सेनिसेंस पार्ट है जब वो डेवलपमेंट हो रही थी उसका पार्ट बना एलिमेंट, तो पहली बार तो मोबिलाइज हुआ। अगर वो मरने से पहले उनको मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ से एलिमेंट्स निकाल के दोबारा से मूव करवाएगा, फिर उसको बोलेंगे बच्चों रीमोबिलाइज्ड। वो क्या हुआ, रीमोबिलाइज्ड हुआ। तो रीमोबिलाइज्ड का होगा विद इन द प्लांट बॉडी होगा, जो कि सोयल से एब्जॉर्ब नहीं करना है। मोबिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता, सोयल से एब्जॉर्ब करना पड़ता है एलिमेंट्स को,
या एयर से एब्जॉर्ब करना पड़ा था, मगर अब की बार बच्चों देखो उसको वहाँ सोयल से एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ा, विद इन द प्लांट बॉडी प्रेजेंट था, सिंग पार्ट में था, और उस पार्ट से निकल के जो ग्रोइंग पार्ट है वहाँ तक पहुँचा दिया था। रीमोबिलाइज विद इन द प्लांट बॉडी होता है, उसमें सोयल का रोल नहीं होता। तो एलिमेंट जो पहले आ गया था अब उसी को मोबिलाइज करें तो उसको बोलेंगे रीमोबिलाइज्ड। ठीक है, तो ओल्डर पार्ट ऐसा करते हैं जनरली प्लांट में। तो कुछ एलिमेंट्स तो होते हैं मूव कर जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे हो सकता है मूव ना भी कर पाएँ। Older dying leaves export much of their मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों? यंगर लीव्स, जो अभी नए नए लीव्स हैं जो अपना खाना जो है खुद से नहीं बना पा रहे हैं ज़्यादा, तो उनको एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की ज़्यादा होगी। ठीक है, और साथ में उनको एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ग्रोथ भी करनी है उनको, तो इसलिए वो जो है ओल्डर पार्ट है उनको हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए, और अपना एलिमेंट्स जो है जितना भी हो सकता है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडियस प्लांट्स मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट्स। देखो आपने देखा ना बच्चों, जो पतझड़ी जैसे पतझड़ी का मौसम आता है सर्दी के बाद में, स्प्रिंग सीजन जिसे बोलते हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स के पत्ते गिर जाते हैं, तो उसमें जो अब इतने सारे लीफ गिर रहे हैं बच्चों, सोचो लीफ में कितने एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, अब वो गिरने वाले हैं। तो आपको पता है कि उससे पहले प्लांट क्या करेगा, उनको ऐसी जगह पे जो एलिमेंट्स होंगे ना उन लीफ में जो गिरने वाले हैं, जो डेसिडुअस प्लांट का पार्ट है, मतलब पतझड़ी प्लांट जिनमें पतझड़ आ जाता है, तो उन प्लांट्स में देखना एक भी पत्ता नहीं बचता किसी प्लांट में। तो आप सोचते हो कि ये मिनरल कहाँ जाता होगा, इतना सारा मिनरल था, तो प्लांट क्या करते हैं तो उस मिनरल को भी स्टोर कर लेते हैं। वैसे जगह पे जहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन रहता है उनके पास में, वहाँ पे वो मिनरल आयंस को वहाँ से निकाल के जो वहाँ पे फॉल होने वाले लीफ होते हैं उनसे पहले ही निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको स्टोरेज ऑर्गन की तरफ वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ताकि उनको ज़्यादातर अमाउंट जो है अंदर ही रहे, वो सोयल से एब्जॉर्ब ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है जब सोयल से एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों तो एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी देना पड़ता है, उसको फिर से एनर्जी ना देनी पड़े। तो इसलिए बच्चों क्या करते हैं, डेसिडुअस प्लांट्स में जब लीफ फॉल करने वाले तो उससे पहले वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वहाँ से निकाल के उसको विद इन द प्लांट बॉडी को स्टोर कर लेते हैं स्टोरेज ऑर्गन में, ताकि उनको जो वापस से जब नए लीफ आएँ तो वो उनको सप्लाई कर पाएँ। तो इसलिए बच्चों ये प्रोसेस चलती रहती है। डेसिडुअस प्लांट्स मेनली जो पतझड़ी प्लांट उनमें ज़्यादा ये इफेक्टिव देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट वाली बात, वो विद इन द प्लांट बॉडी उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि सोयल से एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ेगा, एक्टिव प्रोसेस है वो। ठीक है, तो इसलिए विद इन द प्लांट बॉडी वो पैसिव प्रोसेस है। एलिमेंट्स मस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर, जो कि मोबिलाइज्ड हो जाते हैं विद इन द प्लांट बॉडी, आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटाशियम। कैसे कौन से हैं बच्चों? एनपीएस के जो मोबाइल एलिमेंट्स है कौन से? एनपीएस के या एनपीकेएस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर। ठीक है, तो आप एनपीएस के या एनपीकेएस कैसे भी करके याद कर सकते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है। सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज। जैसे कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट हो गया बच्चों, देखो किसी भी जो ओल्ड पार्ट है उसका भी एक स्ट्रक्चरल पार्ट है कोई भी एलिमेंट, तो वो नहीं मूव कर पाया। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगी उसकी, भाई उसकी डेथ होने से पहले स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, वो ऐसा प्लांट नहीं करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर वही रहती है टिल वो जब तक अलग होता है ना, कोई भी जैसे लीफ अलग हो रहा है तो उसकी स्ट्रक्चर वही रहती है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो एलिमेंट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं बच्चों, वो एलिमेंट्स को वो प्लांट वहाँ से रिमूव नहीं करता है। मतलब वो एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे? इमोबाइल, वो उसकी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो लीफ गिरेगा ना बच्चों, उसका जो पार्ट अलग होगा प्लांट से, तो वो उसके साथ में ही सोइल में चले जाएंगे वो ऐसे वाले एलिमेंट। तो जैसे कि कैल्शियम हो गया बच्चों, यहाँ पे इमोबाइल एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? कैल्शियम, जो कि वहाँ से रीमोबिलाइज नहीं होता है बच्चों। तो ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट होते हैं, और वो जो सेनिसिंग पार्ट है उसके साथ ही वो सोइल में चले जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को वहाँ पे नहीं बदलना चाहता लास्ट मोमेंट तक। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को इमोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कुछ, ये याद रखना। मोबाइल एलिमेंट्स का तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटाशियम, और इमोबाइल का जैसे कैल्शियम। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक पैराग्राफ दिया है यहाँ पे, अच्छा सा पैराग्राफ, इसको समझते हैं। एन एनालिसिस of the xylem exudate shows that though some of the nitrogen travels as inorganic and much as it is carried in the organic form as
अमीनो एसिड्स रिलेटेड कंपाउंड्स। कह रहा है कि एनालिसिस जो होता है जाइलम एक्सुडेट्स का, जाइलम के अंदर से जो वहाँ पे फ्लो कर रहा है ना सॉल्यूशन, जिसको सैप बोल दो, जाइलम सैप बोल दो, तो उसको अगर हम वहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा कि नाइट्रोजन ट्रेवल्स इन ऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में, जैसे कि मच ऑफ इट इज़ कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमीनो एसिड की फॉर्म में होगा, ठीक है, और रिलेटेड कंपाउंड्स की फॉर्म में, जैसे कि अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का पार्ट बनते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे नाइट्रोजन अमीनो एसिड की फॉर्म में मिलेगा, और जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। Similarly, small amounts of phosphorus and sulfur are carried as organic compounds। ये जो है फॉस्फोरस सल्फर बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये पार्ट हो सकते हैं दोनों, जिस फॉर्म में ये मिलेंगे वहाँ पे, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे फॉस्फोरस सल्फर भी उनका कंपोनेंट होंगे, तो वहाँ पे आपको उनका भी ट्रांसपोर्ट होते मिलेगा। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, जब आपको पता है जाइलम में पानी है और अगर जाइलम का पानी फ्लोएम में जाएगा तो बच्चों जो जाइलम में डिजोल्व मटेरियल होगा, जितने भी सोल्यूट होंगे, तो बच्चों वो भी तो जाएंगे फ्लोएम के अंदर, तो और जो फ्लोएम से वापस जब पानी बाहर आकर के जाइलम में आएगा तो बच्चों हो सकता है जो फ्लोएम में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाने जा रहा है, जैसे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें जाइलम से फ्लोएम में पानी भेजना पड़ता है प्लांट को, तो उस वापस से जब वो फूड का ट्रांसपोर्ट कर देता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस से जाइलम में पानी आ जाता है बच्चों। तो अब इसमें देखो हो सकता है कुछ जो फूड के जितने भी वहाँ पे कंपाउंड्स थे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके ट्रेसेस भी तो मिल सकते हैं उस वाटर में वापस जाइलम आने पे, तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल जाइलम का फ्लोएम में मिल सकता है, फ्लोएम का जाइलम में एक्सचेंज हो जाता है, जब ये ऐसा एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है बच्चों, इसको हम एकदम से क्लियर डिस्टिंक्ट बाउंड्री हम इसकी नहीं बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप एनालिसिस करोगे तो जाइलम के कंपोनेंट आपको फ्लोएम में मिल सकते हैं, फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट आपको जाइलम में भी मिल जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम। हैंस इट इज़ नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक ए डिस्टिंक्शन और से categorically that xylem transports only inorganic nutrients while phloem transports organic nutrients, ठीक है, मटेरियल्स एज वाज ट्रेडिशनली बिलीव्ड। पहले क्या लोग बिलीव करते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि फ्लोएम से आपको पता है फूड का ट्रांसपोर्ट है, फूड के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये मान रहे थे पहले के लोग फ्लोएम जो है केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, ये बिलीव किया जाता था। और जो जाइलम है बच्चों, और जाइलम जो है वो इनऑर्गेनिक जितने भी मटेरियल है उन न्यूट्रिएंट्स उनका ट्रांसपोर्ट करता था, तो ये बिलीव किया जाता था। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, आजकल जाइलम के जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं, और जहाँ पे फ्लोएम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट होता है मेनली, वहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं बच्चों। तो ऐसा पॉसिबल है, क्लियर कट बाउंड्री हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बच्चों हम वैसे पढ़ने वाले हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फूड का ट्रांसपोर्ट जो कैसे होता है, जो कि फूड जो है फोटोसिंथेसाइज होता है, तो ये हम पढ़ेंगे कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए जाइलम में आपको फूड के ट्रेसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिल सकते हैं, और जाइलम जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट मेनली करता है, और जो फ्लोएम है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के भी कुछ ट्रेसेस मिल सकते हैं। तो ये क्लियर कट बाउंड्री नहीं लगा सकते, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्लोएम